हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो देख रहे थे, नेशनल इनकम। तीनों मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आउटपुट मेथड है, इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हमने कंप्लीट किए थे। आगे हम प्रोसीड करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम आप जब मेजर करते हो, फिर आउटपुट मेथड से कर रहे हो या इनकम मेथड से कर रहे हो या आप एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर रहे हो, तो मेजरमेंट करते हो आपको कुछ दिक्कतें फेस होती है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो वो आपको पढ़ने की क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं, उसको आपको दो कैटेगरी में आपको डिफिकल्टीज को डिवाइड किया गया है। एक है आपका थ्योरेटिकल और उसे हम कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज कहते हैं। ये डिफिकल्टीज जो है क्या है, कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है, कुछ डिफिकल्टी आपको लगती है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। और अगला जो सेकंड जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो होता है आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जहां पे आपको देखना होता है कि आप जब नेशनल इनकम को एक्चुअल में मेजर करने जाते हो तो वहां पे आपको क्या है, कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो वो आपको आने वाले हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के अंदर। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्या क्या दिक्कतें आपको है, क्या 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 दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है, तो वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, जो है हमारा थियोरेटिकल और उसे कहते हैं कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज। उसमें आपको 7 डिफिकल्टीज दिए, 7 डिफिकल्टीज आपको दिए है। तो क्या है उसको डिटेल में हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपको जो दिया है वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो जैसा आपको अगर याद होगा, हमने इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बात की थी कि ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट जो है ये क्या होता है, इट इज जस्ट अ पेमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स? तो ऐसे पेमेंट्स जो क्या है, आपने कुछ विदाउट एनी कंसिडरेशन दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉइज को जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन दे रहा है, राइट। जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, राइट। या हम कुछ चैरिटी करते हैं, किसी को हम स्कॉलरशिप देते हैं या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है बच्चों को। तो ये जो चीजें होती है, जो पेमेंट्स है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो हमने बात की थी, हमने पढ़ा था पहले कि ट्रांसफर पेमेंट जो है आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इससे प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। ये सब क्या है, सिर्फ इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, राइट। ओके, लेकिन ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि भले ही वो प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब इनकम की बात करते हो, अगर सपोज मैं अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ, तो अगर मुझे गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर मिल रहा है तो मेरे तो इनकम में ऐड हो रहा है। हम इनकम मेथड में क्या करते हैं, आदमी का इनकम ऐड करते हैं, और इनकम में आपका जो ट्रांसफर पेमेंट का जो इनकम आपको आ रहा है वो भी आपका इंक्लूड हो रहा है, राइट। आप एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हो, आप गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों का खर्चे को ऐड करते हो। और जब गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए, फिर वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में हो, वो पेंशन के फॉर्म में हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के फॉर्म में हो, कोई भी हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट तो कर रहा है, तो गवर्नमेंट का खर्चा भी है, तो लोगों का इनकम भी है, गवर्नमेंट का खर्चा भी है, फिर भी उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इनकम का डेटा जब मिलेगा आपको, तो इनकम के डेटा में क्या है, जो आपका ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम जो है वो एडेड रहेगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये क्या आपको कंसेप्ट में आपको क्या है, दिक्कत आती है। देखो पढ़ेंगे हम। इंडिविजुअल्स गेट पेंशंस, unemployment allowance, etc. But whether these transfer payment should be included in the national income or not is a major problem. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा इशू है। बिकॉज लोगों, अभी इशू क्यों है आपको समझना है। वन ऑन वन हैंड दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, बिकॉज एक साइड में क्या हो, जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरे साइड में क्या है, जो देता है, जो पे कर रहा है ट्रांसफर पेमेंट को, उसके लिए खर्चा भी है। तो इनकम के सबसे भी ऐड होना चाहिए, एक्सपेंस के सबसे ऐड होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी क्या करते हो आप, उसको ऐड नहीं करते हो। उसका लॉजिक आपको पता है क्या, क्यों ऐड नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप जब इनकम का डेटा देखोगे, आप एक्सपेंडिचर का डेटा देखोगे, तो आपको फिर दिक्कत आएगी नेशनल इनकम को मेजर करने में। एक्चुअल को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ऐड करना है या नहीं करना है। हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, ये फाइनल पता है आपको। हाँ, लेकिन ये दिक्कत आपको आती है, हमें पढ़ना है क्या करते हैं, दैट यू नो, राइट। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको वो यहाँ पे समझना है। तो प्रॉब्लम क्या है,
इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, फिर भी हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम आपको आता है। देखो, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा हमने, हेंस दिस ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो मेरे हिसाब से ये हेंस जो वर्ड आपको दिया है, यहाँ पे हेंस के यहाँ पे बट होना चाहिए। मतलब एक साइड में इनकम भी है, दूसरी साइड में खर्चा भी है, बट फिर भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड दैट इज द डिफिकल्टी जो आपको फेस करते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या है, इलीगल इनकम। नाउ व्हाट इज इलीगल इनकम? जो आपने गलत तरीके से अर्न किया है, राइट? जो आपने लीगल तरीके से अर्न नहीं किया है उसे कहते हैं इलीगल इनकम। जैसे एग्जांपल, आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, राइट? या आप कुछ चोरी कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ऐसे कोई भी तरीके से अगर कुछ इनकम अर्न कर रहे हो तो उसे कहते हैं इलीगल। बिकॉज लॉ में क्या है, ये अलाउड नहीं है, आप फिर भी वो चीज कर रहे हो, इसलिए वो क्या है, इलीगल आपका इनकम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी क्वेश्चन क्यों आया है आपको ये समझना है। देखो, हम सिर्फ बुक में से नहीं पढ़ रहे हैं, बुक में जो है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है, लॉजिक जो है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखो, इलीगल इनकम ऐड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज वो क्या है, मतलब हमारे कंट्री के अंदर क्या है, उतना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वो लीगल तरीके से नहीं हुआ है। आपने स्मगलिंग किया है, मतलब उसको टैक्स आपने पे नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, या आपने उसको चोरी कर लिया है, राइट? या आपने ब्लैक मार्केटिंग किया है, तो मतलब आपने जो लीगल तरीका है वो नहीं अपनाया है, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ है। और नेशनल इनकम का डिफिनेशन क्या बोलता है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ है साल भर में, उतना आपको ऐड करना है। और भले ही वो लीगल तरीके से नहीं है, लेकिन हुआ तो है ना इंडिया में प्रोडक्शन, तो आपने ऐड करना चाहिए था, अगर आप कंसेप्चुअली बात करते हो तो। लेकिन एक आपको दूसरा साइड से भी सोचना है कि इलीगल है, तो ये डेटा गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? अगर गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा इलीगल इनकम का, कि कौन स्मगलिंग कर रहा है, कितना स्मगलिंग हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट वहां पे रेड नहीं करेगा क्या? गवर्नमेंट वहां पे उनको पकड़ेगा नहीं क्या? पकड़ लेगा। तो गवर्नमेंट के पास इसका डेटा है ही नहीं कि कितना इलीगल इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए आप उसको ऐड नहीं कर सकते हो। देखो, तो ऐड करना चाहिए था लेकिन कर नहीं सकते हो, बिकॉज डेटा ही नहीं होता हमारे पास। तो ये भी क्या है कि कंसेप्ट में डिफिकल्टी, बिकॉज इलीगल इनकम पार्ट होना चाहिए था नेशनल इनकम का, बट नहीं होता है। या गेटिंग माय पॉइंट? देखो, तो इलीगल इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंक्लूड नहीं होता है। जो मैंने आपको क्या बताया, होना चाहिए था, बिकॉज वो भी तो प्रोडक्शन ही हुआ है करंट ईयर में। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात क्या है? चलो, तो दैट इज द सेकेंड डिफिकल्टी, होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है। ठीक है। थर्ड, अनपेड सर्विसेज। नाउ हमने देखा था इनकम मेथड के अंदर, राइट, ये एक्सपेंडिचर की बात आपने देखा था वहां पे, कि ऐसी सर्विसेज होती है जहां पे आप उनके लिए कुछ पेमेंट नहीं करते हो, उसे कहते हैं अनपेड। अनपेड मतलब जिसके लिए आप पेमेंट नहीं करते हो, ऐसे सर्विसेज जो होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वहां पे हमने बात की थी कि ऐसी सर्विसेज जहां पे आप सर्विसेज तो रेंडर कर रहे हो, सर्विसेज तो दे रहे हो, लेकिन क्या दे रहे हो, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हो, आउट ऑफ चैरिटी दे रहे हो, राइट? तो वहां पे आप उसकी वैल्यू मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, और उसीलिए हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट? आपको याद होगा। तो हमने बात की अनपेड सर्विसेज की वैल्यू आपको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, हमने बात की थी। लेकिन आप अगर थियोरेटिकली इस कंसेप्ट को समझोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भले ही यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं लिया है, पेमेंट नहीं दिया है, बट फिर भी प्रोडक्शन तो हुआ है सर्विसेज का। अभी हाउसवाइफ जब घर में कुछ काम करती है तो वो उसके लिए पेमेंट नहीं लेती है, लेकिन उसने काम तो किया है, प्रोडक्शन तो हुआ है गुड्स का या सर्विस का, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये प्रोडक्शन हुआ है गुड सर्विसेज का, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर नॉट पेइंग फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो जिससे कहता है नेशनल इनकम जितना हो सकता था एक्चुअल में उतना नहीं है, मतलब उसके अंडर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। गेटिंग दैट इज द कंसेप्ट में डिफिकल्टी, कि अनपेड सर्विस को हम ऐड नहीं कर पाते हैं बिकॉज उसकी मनी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। उससे क्या होता है, नेशनल इनकम जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है, बिकॉज उनको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इवन दो दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट पेड फॉर इट।
इसलिए हमने उसको पे नहीं किया, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, देखो, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। क्या करते हैं हम, सिर्फ जो पेड करते हैं उसी की वैल्यू हम लेते हैं, बराबर है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज विच आर नॉट काउंटेड, है ना, उसको हम काउंट नहीं करते, हमने पहले बात की, बिकॉज इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना क्या है, डिफिकल्ट होता है। ओके, फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो इनको हम कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं अनपेड सर्विसेज को। एग्जाम्पल आपको दिया है, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपथी, चैरिटी, ये जो सब चीजें होती है उसको कहते हैं हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंक्लूड नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या है फिर, प्रॉब्लम ये है कि उससे क्या हो रहा है, नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो रहा है, बिकॉज ये सर्विसेज तो रेंडर हुई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, सिर्फ बात इतनी है कि इसके लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो पेमेंट भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है नेशनल इनकम का, कि जो आपने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसकी हम वैल्यू लेते हैं। तो सिर्फ ये हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो कंसेप्ट में ये डिफिकल्टी है ना, क्या सही क्या गलत वो अलग बात है, लेकिन आप जब सोचते हो दोनों एंगल से तो आपको ये दिक्कत वहां पे आपको ध्यान में आएगी। ओके, क्लियर। ओके, दोनों साइड से कोई ना कोई व्यू होता है, देखो, कॉइन, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ना, कुछ अच्छी एक साइड होती है और दो सेकंड साइड भी होती है, अच्छी कुछ कुछ बुरी बातें होती है। तो अनपेड सर्विसेज को ऐड क्यों नहीं करते हैं, उसका एक साइड आपने समझ लिया, क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है मनी टर्म्स में, ये बात आपने समझ ली, ये सही बात है। लेकिन दूसरी वैल्यू, दूसरी साइड आपको समझना है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है फिर उसमें, कि जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, जिसके लिए आपने मनी पे नहीं किया था, उसको आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर रहे हो, तो उतना आपका नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो रहा है, कम काउंट हो रहा है। ओके, चलो, दैट द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो, इसमें भी हमने बात की थी कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, उसको आपको नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए, हमने बात की थी, आपको याद होगा। उसके हम इम्प्यूटेड वैल्यू हम ऐड करते हैं, बराबर है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कंसेप्चुअली, अगर जो गुड सर्विसेज जो है अगर वो मार्केट में आए ही नहीं है, तो उसको हम अकाउंट कैसे करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने गुड्स जो है वो फार्मर्स ने या जो भी है प्रोड्यूसर, उसने खुद के लिए कंज्यूम कर लिए है, वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू पता कैसे चलेगी, कितने गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हुए हैं, वो पता कैसे चलेगा, उसका अकाउंटिंग ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आप खुद कंज्यूम कर रहे हो और आप खुद को बेचते नहीं हो। तो अगर आप खुद को बेच ही नहीं रहे हो, तो फिर वहां पे उसकी जो डेटा है ना, उसमें उसकी जो वैल्यू है कि कितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने यूज किया है, उसका अकाउंट होता नहीं है, और इसलिए फिर वो नेशनल इनकम में आपको काउंट करना या इंक्लूड करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, वो पूरा का पूरा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ क्या, नॉट अकाउंटिंग, है ना। देखो पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए आप जो प्रोडक्ट रखते हो, बाय द फार्मर्स एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स, है ना, फार्मर्स हो या बाकी जो अलाइड प्रोड्यूसर होते हैं, जैसा डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आपका डेयरी का आपका शॉप है तो आप जो मिल्क है आप करते हो खुद के लिए भी घर पे यूज कर लो, जितना आपका प्रोडक्शन हुआ है, तो क्या करते हो आप खुद के लिए यूज कर लेते हो। ओके, तो वो क्या है, डू नॉट एंटर इन द मार्केट, ये जो चीजें क्या कहते हैं, मार्केट में एंटर नहीं हो पाती है ना, मार्केट में एंटर नहीं होती है, और मार्केट में एंटर ही नहीं होगी, तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो डेटा है, वो हमें मिलेगा नहीं, बिकॉज उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ही नहीं होगा, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होगा। समझा आपको डिफिकल्टी किसमें आ रही है। चलो, हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम। देखो यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं बोला है कि ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, ऐड होता है, आपको पता है, इंप्यूटेड वैल्यू हम लेते हैं, लेकिन क्या बोला है, नॉट अकाउंटेड फॉर बोला है, मतलब क्या है, ये अकाउंट में नहीं होता है, मतलब ये इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, और रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर रिकॉर्डिंग ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो नेशनल इनकम में ऐड करना भी क्या हो जाएगा, फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। समझा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ऐसा आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने पहले पढ़ाया था कि आपको प्रोडक्शन जो आपने खुद के लिए यूज किया है उसको ऐड करना है इम्प्यूटेड वैल्यू पे, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर ऐड नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐड करना है, लेकिन ये डेटा जो, ये जो गुड्स है वो मार्केट में न आने की वजह से क्या है, उसका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता है ना, बिकॉज उसको अकाउंटिंग नहीं होता है। तो वही आपको बोला कि दीज आर नॉट अकाउंटेड फॉर, ना अकाउंट में नहीं आता है, और इसलिए फिर नेशनल इनकम में उसको लेना ना, नेशनल इनकम में वो आना क्या है,
डिफिकल्ट बन जाता है। ओके, क्लियर, सिंपल, कंसेप्चुअली पढ़ो, है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। चलो आगे, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। और अभी ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझना है कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको आपने नाम सुना होगा। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल बॉडी है, ओके। तो वो क्या, उन्होंने क्या बोला है कि आईएमएफ बोलता है कि अगर कोई फॉरेन फर्म्स है एक आधी कंट्री में, एग्जांपल सपोज एप्पल है, एप्पल कहाँ का है, यूएस का है। अभी उसका एग्जांपल एप्पल का, अपन अभी चेन्नई में क्या है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी उन्होंने स्टार्ट किया है ना, वहां पे एप्पल का फोन बनाएंगे वो। तो वहां पे आपको क्या समझना है कि आईएमएफ क्या बोलता है कि कोई फॉरेन फर्म है, मतलब जिसका हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में है लेकिन उसका एक्टिविटीज दूसरे कंट्री में आप करे, उसे कहते हैं फॉरेन फर्म्स। तो इंडिया के लिए क्या हो गई, वो फॉरेन फर्म हो गई, बिकॉज उसका हेड ऑफिस क्या है, फॉरेन कंट्री में है, और वो क्या है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है। तो इंडिया के लिए वो फॉरेन फर्म बन गई, ठीक है। तो इसलिए फॉरेन फर्म जो होती है, उसका जो प्रोडक्शन है, आपने उस कंट्री के नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए जिस कंट्री में उसने प्रोडक्शन किया है। देखो आईएमएफ एकदम क्लियर है इस बारे में, क्या बोलता है कि जिस कंट्री में फॉरेन फर्म का प्रोडक्शन हुआ है, जिस जहां पे उसका ब्रांच है, जहां पे प्रोडक्शन कर रहा है, वही उसी कंट्री के नेशनल इनकम में क्या करना चाहिए उसने, उसी कंट्री के नेशनल इनकम में वो जो प्रोडक्शन है उस कंपनी का, उस फर्म का, वो ऐड होना चाहिए। ऐसा आईएमएफ बोलता है। लॉजिकल भी है, बिकॉज प्रोडक्शन उस कंट्री में हुआ है जहां पे वो फर्म काम कर रही है, तो उसी कंट्री के नेशनल इनकम में ऐड भी होना चाहिए। कंसेप्ट तो वही बोलता है। बट होता क्या है, होता क्या है, आपका फॉरेन जो फर्म होता है, उसका जो हेड ऑफिस होता है, उस हेड ऑफिस जिस कंट्री में है, उस कंट्री में एक्चुअल में क्या होता है, उस फॉरेन फर्म का नेशनल इनकम ऐड होता है। आपको समझना है, यहाँ पे दिया नहीं लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, अगर ऐसा हुआ होता ना कि जहाँ पे फॉरेन फर्म है और आईएमएफ बोलता है कि वहीं पे ऐड होना चाहिए और वहीं पे ऐड हो रहा होता था, तो दिक्कत नहीं होती ना। फिर प्रॉब्लम क्या आया होता, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आईएमएफ भी बोलता है और लॉजिकल भी वही है, कंसेप्ट भी वही बोलता है कि जिस कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है उस कंट्री के नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए, बराबर है। लेकिन होता वैसे नहीं है। होता क्या है, वो फॉरेन फर्म जिस कंट्री में उसका हेड ऑफिस है, जैसे एग्जांपल एप्पल का हेड ऑफिस कहाँ पे है, फॉरेन मतलब यूएस में है। तो यूएस के जो नेशनल इनकम है उसमें वो जो प्रोडक्शन किया है, भले चेन्नई में प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो कहाँ पे ऐड होगा, यूएस के नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिकॉज जो फर्म जो है वो क्या है, यूएस की है। समझ में आ रहा है आपको, यू आर गेटिंग द पॉइंट। देखो पढ़ेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म, मेरे को होता है ना ऐसी फर्म जो फॉरेन में रजिस्टर होती है उसे कहते हैं फॉरेन फर्म, शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वेयर द फर्म एक्चुअली अंडरटेक द प्रोडक्शन वर्क। कहाँ पे होना चाहिए, जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रही है वहां पे होना चाहिए। मेरे एग्जांपल में एप्पल का अगर आप प्लांट अगर चेन्नई में डाल रहे हो, तो चेन्नई के मतलब इंडिया के, चेन्नई मतलब इंडिया में ना, तो नेशनल इनकम इंडिया के ऐड होना चाहिए जो चेन्नई में प्रोडक्शन हो रहा है उसका। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिक आप एक्चुअल में देखते हो तो होता क्या है, जिस कंट्री में उसका हेड ऑफिस होता है उस कंट्री के नेशनल इनकम में ऐड होता है। और ये क्या है, डिफिकल्टी है। कंसेप्ट क्या है, ऐसा बोलता है बट एक्चुअल में होता अलग तरीके। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। देखो आपको गवर्नमेंट एज अ पर्सन आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को अलग अलग सर्विसेज क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। पुलिस का सर्विस लॉ एंड ऑर्डर में वही भी आता, वो भी आता है। डिफेंस का सर्विस प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। तो ये क्या है, सर्विसेज दीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अभी आपको एक चीज पता है कि गवर्नमेंट का जो भी आप बात करते हो, फिर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की बात करेंगे या डिफेंस की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको फ्री में मिलती है। मतलब एज ए इंडिविजुअल, जैसे मुझे बात करेंगे, आपको बात करेंगे, तो आपको और मुझे पुलिस के लिए कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। कि हमें जैसा जलगांव में अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो तो हमें उसके लिए पेमेंट करना है क्या, नहीं करना है। तो यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, राइट। और या कुछ जगह पे पेमेंट करते भी हम, लेकिन पेमेंट बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है। आप देखोगे एक्चुअल कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर अगर वो सर्विस दे रहा है, तो वही अगर गवर्नमेंट देता है तो उसकी जो प्राइस होती है मार्केट में वो बहुत कम होती है। जैसे एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो अभी बहुत सारा आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री में होता है, या कुछ जगह पे आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं।
बहुत कम, राइट। या आप गवर्नमेंट के स्कूल में आते हो तो आप जनरल आपको फ्री में मिलता है एजुकेशन, या बहुत कम आपकी फीस वहां पे होती है कंपेयर टू आप प्राइवेट स्कूल या कॉलेज की बात करेंगे तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है, राइट। हाँ, उसको आप नेशनल इनकम में ऐड तो करने वाले हैं ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोडक्शन हुआ है तो नेशनल इनकम में ऐड करना है। और ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, ये क्या है, सर्विसेज दे रही गवर्नमेंट, और तो ये आपको नेशनल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि ये सर्विसेज का मार्केट वैल्यू जो है वो समझ पाना, वो निकाल पाना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज इसमें से बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा देने वाला कोई है नहीं। जैसा लॉ एंड ऑर्डर जो है सिर्फ गवर्नमेंट के ही है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। डिफेंस का सर्विस सिर्फ गवर्नमेंट से प्रोवाइड करता है। तो ऐसे यहाँ पे हम कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई है भी नहीं कि मार्केट में क्या रेट है उसका, राइट। तो वहां पे फिर आपको मार्केट प्राइस जो है वो निकाल पाना क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है फिर, नेशनल इनकम जितना होना चाहिए था उससे एक्चुअल में बहुत कम दिखता है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत कम रेट पे आपको सर्विस प्रोवाइड करती है और उतनी ही वैल्यू पे आप नेशनल इनकम में ऐड करते हो, और एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हो सकती है। समझ आपको? तो इससे क्या होता है, नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट होता है। देखो बात करेंगे हम, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, defense, public administration, education, health services, etc., etc. Okay. The calculation of these services at market price is very difficult. इन सर्विसेज का मार्केट प्राइस निकालना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दूसरा कोई है नहीं ना कंपेयर करने के लिए कि जिससे हम कंपेयर कर सके हाँ ये सर्विस दूसरा कितने में दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, वो जगह पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। एज द रियल वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज इज नॉट नोन, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है पता ही नहीं होता, बिकॉज दूसरा कोई है ही नहीं देने वाला जिससे हम कंपेयर कर सके। एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसलिए क्या है, नेशनल इनकम काउंट करना क्या है, डिफिकल्ट है, बिकॉज उससे कहता है नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट होता है, हम कम वैल्यू यहाँ पे ऐड करें गवर्नमेंट की सर्विसेज का जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा होती है। समझ में आपको डिफिकल्टी क्या आपको लग रही है यहाँ पे? एंड लास्ट जो यहाँ पे आपको दिया है, आज हम इतना पढ़ेंगे, चेंजिंग प्राइस लेवल्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्या होता है कि डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस लेवल। ये हमने प्रिकॉशन में बात की थी आउटपुट मेथड के अंदर कि अगर कमोडिटीज के प्राइसेस चेंज होते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपका नेशनल इनकम बहुत बार इन्फ्लेटेड होता है या डिफ्लेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा दिखता है, एक्चुअल में नहीं होता है लेकिन फिर भी ज्यादा दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कंसेप्चुअली जो आपको फेस करना पड़ता है नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त। आपको मैं एग्जांपल दूंगा समझने के लिए, आपको ध्यान में आएगा। देखो यहाँ पे आपको मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है। एग्जांपल मैंने एक सिंगल कमोडिटी लिया है ना, नेशनल इनकम में सारी कमोडिटीज ऐड होते हैं, लेकिन फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल कंसेप्ट में एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है। सब आप शुगर है नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हो, ओके, उसका प्रोडक्शन जो है एग्जांपल के तौर पे देखो कितना है, सब 2019 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना है देखो, क्वांटिटी था 100, प्राइस था 10 रुपए। आपने नेशनल इनकम में कितना ऐड करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, बिकॉज आप नेशनल इनकम में मनी वैल्यू ऐड करते हो, मॉनेटरी वैल्यू आप ऐड करते हो, तो नेशनल इनकम में कितना होगा, 1000 रुपए शुगर का जो प्रोडक्शन है उतना ऐड होगा, बराबर है। अभी आप जब 2020 की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, अभी 2020 में कोरोना आया था, राइट, जो भी रीजन है ना, कुछ भी हो सकता है, तो प्रोडक्शन एग्जाम्पल कम हुआ, लेकिन क्या था, शॉर्टेज होने की वजह से कुछ भी हो सकता है रीजन, तो प्राइजेस क्या हो गया, देखो प्राइजेस बढ़ गए, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन प्राइस क्या हुआ है, 10 से 15 मतलब बढ़ गया, तो आपको क्या दिखेगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 15, आपको नेशनल इनकम कितना दिखने मिलेगा, 1200। अभी अगर आप नेशनल इनकम कंपेयर करेंगे 2019 का और 2020 का, तो आपको ध्यान में आएगा कि नेशनल इनकम क्या हुआ है, बढ़ चुका है। पहले 1000 था नेशनल इनकम, अभी 1200 है, 1200 है, ओके। तो आप क्या कहेंगे कि नेशनल इनकम बढ़ा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखने जाओगे तो प्रोडक्शन, नेशनल इनकम किससे निकालते हो हम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक्चुअल में आप देखे जाओगे तो नेशनल इनकम क्या हुआ है, देखो कम हुआ है, फॉल हुआ है। नेशनल इनकम एक्चुअल में फॉल हुआ है, कम हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस नेशनल इनकम क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा दिख रहा है।
एंड उसका रिवर्स भी सकता है। सपोज अगर 2020 की बात करेंगे, अगर क्वांटिटी अगर बढ़ गई, प्रोडक्शन अगर बढ़ गया और प्राइजेस कम हो गए, सर प्राइजेस बढ़ भी सकते हैं या कम भी सकते हैं, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो प्राइस अगर 8 रुपए होगा, तो पहले 10 था अभी 8 हो गया, तो देखो प्रोडक्शन 100 से 120 हुआ है, मतलब बढ़ा है, तो नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए था, राइट। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस क्या हो गया, नेशनल इनकम देखो 1000 था पहले यहाँ पे, अभी कितना हो गया, 960 हो गया। मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी आपका क्या दिख रहा है, आपको नेशनल इनकम कम हुआ दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्राइस कम हुआ है, इसलिए नेशनल इनकम भी कम हुआ दिख रहा है, इवन दो द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। एंड जो फर्स्ट केस लिया हमने, उसमें क्या होता कि आपका नेशनल इनकम बढ़ा हुआ दिख रहा था, भले आपका प्राइस कम हुआ, भले आपका प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ था। तो ये जो चीज है वो नेशनल इनकम में हो सकती है अगर कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो। ओके, चलो देखो बात करेंगे हम। देखो फॉर एग्जांपल आपको दिया है, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, देखो प्राइस अगर बढ़ चुका है, द नेशनल इनकम में शो इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन हैज डिक्रीज। मैंने आपको जो फर्स्ट केस दिया था कि आपका क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा है, भले प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन फिर भी नेशनल इनकम क्या दिखेगा आपको, ज्यादा दिखेगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको फर्स्ट केस लिया था ना कि आपका क्या हुआ है, प्राइस आपका 15 रुपए हो गया, आपका प्रोडक्शन 100 से 80 हुआ था, फिर भी क्या दिख रहा है आपको, नेशनल इनकम बढ़ा हुआ दिख रहा है, 1200 रुपए हो गया। दैट्स द फर्स्ट केस। सेकंड ऑल्सो, व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, प्राइस जब 8 रुपए हो गया सेकंड एग्जांपल में, द नेशनल इनकम में शो डिक्रीज। देखो नेशनल इनकम डिक्रीज आपको दिखेगा, इवन दो देयर मे बी एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन 100 से 120 हो चुका था, 120 हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस क्या दिखा आपको कि आपका जो नेशनल इनकम है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो चीज है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स। तो प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से आपका नेशनल इनकम जो है वो कंसेप्चुअली आपका ज्यादा या कम हो सकता है। आप जब निकालते हो तो फिर आपको मतलब वो ट्रू पिक्चर जो है नेशनल इनकम का शायद नहीं मिल सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ओके, और इसीलिए हम क्या करते हैं फिर, अगर आपको ट्रू पिक्चर चाहिए है तो हम रियल नेशनल इनकम निकालते हैं उस केस में, जिससे जो प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशंस है उसको हम नलीफाई कर सके, और एक्चुअल में हम फिर डेटा को, नेशनल इनकम को कंपैरिजन के लिए फिर यूज कर सके कि एक्चुअल में नेशनल इनकम बढ़ा है या कम हुआ है। उसके लिए आपको चाहिए होता है रियल नेशनल इनकम। ठीक है, चलो लेकिन डिफिकल्टी तो है ना यहाँ पे। चलो तो ये सारी डिफिकल्टीज है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो आप सब लोग फॉलो करेंगे, आपको ये तो मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस भी नॉलेज में वाले हैं, जब कोई नॉलेज में आपको कुछ गेन्स करेंगे। आपके आपके फ्रेंड के साथ भी आप उसको शेयर करो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।